केमिकल से रिलेटेड, यानी ये सारी चीजों का काम करे, उस हिसाब से हमारे यानी कि क्या क्या इंजरीज हो सकती हैं, तो यानी क्या क्या हैजर्ड उस लिहाज से इंजरीज क्या क्या हो सकती है, तो उस लिहाज से हमें फर्स्ट एड का सामान वगैरह वो सर रखना हम ये भी पड़ेगा। देख सकते हैं कि जो हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो हमारा फर्स्ट एड रूम है, वो हमारी जो वर्क प्लेस है उससे मतलब कितना दूर है, बिल्कुल सेंटर में है, कहाँ पर है, इस चीज को भी हमने ध्यान में रखना होता है। सही है। और क्या चीजें देखोगे? आपने फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है यार, एक डिटेल्ड चीज प्रोवाइड करनी है, तो वहाँ मेरे ख्याल में काफी फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए आपको। जी सर, फर्स्ट एड में जो जो सामान होता है वो भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, पूरा किट होती है प्रॉपर। और जो बंदा फर्स्ट एडर होता है वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो मतलब वो कैट कैट वाला उस पर अप्लाई होता है। और बाकी भी सर काफी फैक्टर्स हैं। आमिर भाई आप भी कुछ बोल रहे हैं यार, आप आपकी भी जुबान में सुनना चाहता हूँ। सर उसके अलावा इमरजेंसी की सूरत में वर्कर लोगों को पता होना चाहिए हमारा असेंबली पॉइंट क्या है। उसके अलावा सर इंसिडेंट या एक्सीडेंट की सूरत में सर जो हमने वर्कर को अपना फर्स्ट एड देना होता है। उसके अलावा सर कुछ इसमें एक चीज और होता है कि इमरजेंसी की सूरत में कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं कि जो अपना। देखें देखें आमिर भाई, मैंने आपसे पूछा कि मैंने इमरजेंसी की सूरत में क्या करना है, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा मुझे बताएं। पहले तो सवाल बताएं मैंने क्या पूछा आपसे। यानी फर्स्ट एड सर। तो फर्स्ट एड का बताएं। इमरजेंसी सिचुएशन होगी, जो होना तो हो गया। अब मैं आपसे पूछता जी हूँ, सर। एक साइट पे आप एक साइट के प्लानर हैं, आप एचएसी एडवाइजर हैं साइट पे, और आपकी ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि आपने इस साइट के लिए फर्स्ट एड की सारी अरेंजमेंट्स करनी है। तो क्या क्या चीजें कंसीडर करोगे? क्या फैक्टर्स हैं जो आपको ये गाइड करेंगे कि कैसी फर्स्ट एड की फैसिलिटीज होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पे एक प्लांट एरिया में आप देखते हो कि फर्स्ट एड का प्रॉपर रूम्स बने होते हैं, ठीक है, फर्स्ट एड रूम्स बने होते हैं। लेकिन अक्सर एरियाज पे फर्स्ट एड रूम नहीं बने होते, फार ऑफ लोकेशंस पे। वहां पे बस फर्स्ट एड किट होगी, बेसिक बेसिक फैसिलिटीज होंगी। तो क्या चीज जेर गौर ला के वो ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे फर्स्ट एड रूम होने चाहिए, उन फर्स्ट एड रूम में किस तरह के इक्विपमेंट्स होने चाहिए, आप कितने फर्स्ट एडर प्रेजेंट होने चाहिए, फर्स्ट एड की कॉम्पिटेंसी लेवल क्या होनी चाहिए, किस फैक्टर्स की बिना पर डिसीजन होता है, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहीं पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है तो क्या सोचोगे कि इधर मैं किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करूंगा? कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपको बताएंगे कि हाँ भाई, यहाँ पे इस तरह की फर्स्ट एड फैसिलिटी होगी। जैसे आपने अपना घर बनाना है, तो आप ये कंसीडर करते हो कि यार आपके पास 5 मरले जमीन है, उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आप ये सोचते हो कि यार 5 मरले मेरे पास जमीन है, तो मैं इसमें कितने कमरे डाल सकता हूँ, मैं वॉशरूम कितने डाल सकता हूँ, मेरा बजट कितना है, ठीक है, और मेरे घर में रहने वाले लोग कितने हैं, कितने रूम मुझे बनाने चाहिए, ये सारे फैक्टर सोचोगे ना, तभी जाके आप डिसीजन लोगे कि यार मैंने यूं करना है। तो इसी तरह एक लोकेशन है, वर्क साइट की लोकेशन है जहाँ पे आपने फर्स्ट एड फैसिलिटी देनी है। तो आप इस तरह की सारी कंसिडरेशन करोगे कि काम क्या हो रहा है, काम की नोयत क्या है, उस काम में किस तरह की इंजरीज हो सकती हैं, किस तरह के हैजर्ड फेस हो सकते हैं, उस इंजरीज की सूरत में किस तरह की मुझे फर्स्ट एड फैसिलिटी देनी पड़ सकती है, मेरे साइड पे लोग कितने काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बातें ये होते हैं वो फैक्टर जो आप किसी भी जगह पे कोई फैसिलिटी देने से पहले कंसिडर करते हो, और ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। आप अपनी डेली रूटीन में भी ये काम कर रहे होते हो कि जहां पे भी आपने, जैसे मैंने आपको एक घर बनाने की एग्जांपल दी है, तो आप कुछ चीजें जेरो गौर ला के फिर उसका डिसीजन लेते हो कि यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए। राइट, गॉट दिस पॉइंट? और फर्स्ट एड की अगर रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ ना, तो आपने 3 पॉइंट याद रखने हैं। आपने याद रखने फैसिलिटीज, इक्विपमेंट और पर्सनल। इसको आप PEF करके याद कर सकते हो कि पर्सनल के आपका जो बंदा है वहां पे वो ट्रेंड होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली हम किसी भी ऐसे बंदे को फर्स्ट एडर नहीं बनाएंगे जिसको बेसिक फर्स्ट एड के बारे में ही नहीं पता। ये जो इस आपको पिक्चर में नजर आ रहा है यहाँ पे, इस मेथड को पता है क्या कहते हैं? किसी को पता है इसकी इंफॉर्मेशन है? ये क्या दे रहा है इसको, किस, और ये किस सूरत में इस तरह की आपको कार्रवाई करनी पड़ती है, क्या मकसद क्या होता है ये पुश पुश देने का? ये उन पुश का स्पेसिफिक एक नाम होता है, आपको पता है उन नामों का? जी भाईजान, पता है आपने सर कभी लेकिन नाम ज़हन में नहीं आपने आ रहा। कभी CPR का नाम नहीं सुना?
CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। CPR, सुना है सर, नाम सुना है। ठीक है। CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। कार्डियो मतलब दिल, पल्मोनरी मतलब लंग्स, रिससिटेशन मतलब रिकवरी। यानी दिल की धड़कन रिवाइव ना हो रही हो, सांस ना बंदे को आ रहा हो, तो फिर आप ये कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करते हैं ताकि बंदा रिकवर कर सके, वो जो जो भी उसने इमरजेंसी फेस किया उस इमरजेंसी से रिकवर कर सके, ठीक है। उस केस में आप कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करते हो, ठीक है। आवाज आ रही है आप सबको? आवाज आ रही जी है, सर। रिपीट करना। कार्डियो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। मैं आपको उसके लिए दिखा भी देता हूँ, एक मिनट चाहिए। ये आपकी बुक में शायद वर्ड नहीं यूज हुआ हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट एड के रिगार्डिंग कि CPR किसे कहते हैं। यहाँ पे आप CPR, ठीक है। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो मतलब हार्ट, आपने सुना होगा कार्डिक अरेस्ट हो गया जी, दिल का दौरा पड़ गया, कार्डियोलॉजी के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, यानी दिल के स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं। पल्मोनरी का वर्ड मेडिकल टर्म्स में लंग्स के लिए यूज होता है, फेफड़ों के लिए, ठीक है। और रिससिटेशन का मतलब होता है रिकवरी, ठीक है। तो आप क्या करते हो, दिल की धड़कन, लंग्स यानी उसको सांस नहीं अगर आ रहा होता, उसकी रिकवरी के लिए आप उसको जो मेजर्स देते हो उसको कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। ये मैनुअल भी होती है, या आप मूवीज में देखा होगा वो इलेक्ट्रिकल झटके मारते हैं जब एक बंदे को सांस नहीं आ रहा होता, उसकी दिल की धड़कन रुक रही होती है, तो वो जो शॉक्स मिलते हैं वो भी एक किस्म की CPR ही होता है, लेकिन वो मैनुअल नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल CPR मिल रही होती है, पावर्ड CPR मिल रही होती है, ठीक है भाई। ये क्लियर है ये वर्ड? तो CPR का मतलब क्या है, ये अब ये क्या कर रहा है, इस बंदे ने जो हैंड पोजीशन रखी हुई है इस वक्त बिल्कुल चेस्ट के मिड में रख के क्रॉस किया हुआ फिंगर्स को, ये अब इसको, इसका रूल क्या है CPR का कि 1 मिनट में 100 पुश देने हैं इसने, ठीक है, ताकि इसकी दिल की धड़कन रिवाइव हो सके। और हर 30 पुश के बाद इसने इसको 21 ऑफ लाइफ देनी है, यानी कि इसने माउथ टू माउथ करके इसको सांस इंसर्ट करनी है ताकि इसके लंग्स रिवाइव हो सके। ये जो काम कर रहा है फिंगर क्रॉस करके, इससे तो दिल की धड़कन रिवाइव हो रही है, ठीक है। तो दिस इज CPR, ये मेडिकल की फर्स्ट एड की बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है उसे, कि अगर किसी बंदे को आप हालते गैर में देखते हो कि उसको सांस नहीं आ रहा या उसकी दिल की धड़कन रिवाइव नहीं हो पा रही, तो आपने उसको एक स्टेबल पोजीशन में लिटा के फिर CPR प्रोवाइड करनी है, ठीक है। क्लियर है बात? चले जी। अब ये देखिए, रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड प्रोविजन, ये जो यहाँ पे बात कर रहे हैं उसमें क्या है, 3 चीजें आपके पास, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट एंड पर्सनल। ये पेफ का मैंने जो आपको वर्ड बताया उससे आपने याद रखना है। पर्सनल में क्या, ट्रेन बंदा होगा। इक्विपमेंट, ऑब्वियसली आपको फर्स्ट एड की जरूरत पड़ेगी, आपको और इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी जो फर्स्ट एड में आपको काम आएंगे। अच्छा, लोगों की ये भी अंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन होती है कि यार फर्स्ट एड बॉक्स रख दिया तो फर्स्ट एड फैसिलिटी कंप्लीट होगी, ठीक है। मुझे ईमानदारी से बताइएगा आप लोगों की फर्स्ट एड के हवाले से इस फर्स्ट एड बॉक्स के अलावा क्या अंडरस्टैंडिंग है? एक तो आपको नजर आता है ना फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड किट। अक्सर मेरा स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होता है तो मुझे ये सुनने को मिलता है जी फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा होता है, वो फर्स्ट एड प्रोविजन होती है। क्या ये फर्स्ट एड बॉक्स प्रोवाइड कर देना फर्स्ट एड प्रोविजन इनफ होगी ये कहीं किसी साइट पे? और अगर कोई कहता है नो, तो फिर मुझे जवाब दे क्यों, क्या और चीजें होंगी? सर जो PF आपने बताया, इसको ऊपर तो वो चीज पूरी नहीं उतरी, क्योंकि कोई पर्सनल नहीं, वो बंदा वो है ही नहीं, यानी कि कॉम्पिटेंट बंदा है ही नहीं उस साइड पे, यानी कि जो
फर्स्ट एड दे सके, ऐसे फर्स्ट एड हम्म, बॉक्स उठा के रख दे, किसी को पता नहीं यूज कैसे करना है, कब करना है, इसमें क्या क्या सामान होना चाहिए, किसी किस लिहाज से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, ठीक है। तो ये उसकी कैटेगरी में पूरे नहीं उतर रहा। फिर इक्विपमेंट की कैटेगरीज हैं, फर्स्ट एड किट्स भी हैं और इक्विपमेंट, व्हील चेयर्स भी इसमें आती हैं, स्ट्रेचर्स भी इसमें आते हैं, स्प्लिंट्स हैं, और आप को आगे मैं बताऊंगा इमरजेंसी शावर्स भी आप देख सकते हो, आपको जगह जगह लगे हुए मिलेंगे साइड पे। आई शावर्स होते हैं, ठीक है, वो भी फर्स्ट एड फैसिलिटी में ही काउंट होते हैं। और फैसिलिटी की जहां तक बात कर रहे हैं तो एक फर्स्ट एड रूम जो कि ऐसी लोकेशन में हो जो इजीली एक्सेसिबल हो। ऑब्वियसली जब हादसा पेश आएगा तो आप ये नहीं चाहोगे कि एक बंदे को लेके उसको आप घूमते रहो, ठीक है। आप ऐसी लोकेशन में फर्स्ट एड रूम चाहोगे जो इजीली एक्सेसिबल हो, सेंट्रली लोकेटेड हो, कहीं पे भी हादसा पेश आता है तो आपकी इजी एक्सेस में वो जगह हो। बिल्कुल फार ऑफ लोकेशन पे आप फर्स्ट एड फैसिलिटी नहीं देते हो। तो ये 3 फैक्टर्स आपने कंसीडर करने हैं जब भी आप फर्स्ट एड प्रोविजन कर रहे हो। यू हैव टू कंसीडर कि किस पर्सनल को दे रहे हो, इक्विपमेंट किस तरह का इस्तेमाल करना है, और फैसिलिटीज आपको कैसी देनी चाहिए। अब फैसिलिटीज कैसी होनी चाहिए, एक फर्स्ट एड रूम तो बना दिया, वो रूम किस तरह का होना चाहिए आपके ख्याल में, क्या क्या फैसिलिटीज उधर मुझे देनी चाहिए? सर वो प्रॉपरली हाइजीनिक होना चाहिए, हाइजीन हो, गुड, यानी प्रॉपर और जो इंडोर इन्वायरमेंट की हमने कंडीशंस नहीं देखी थी कि लाइटिंग हो, नॉइज लेवल वेल मेंटेन हो, क्लीन हो, लिट हो, और वहाँ पे क्या नाम है, हैंड वॉश फैसिलिटी हो। हाइजीन का बेसिक यहाँ पे फोकस होगा, ख्याल रखा जाए। और जो आपने फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है फर्स्ट एड की, वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल हो जो भी वहाँ पे आपके प्रेजेंट है, ठीक है। आपके पास वो सर्विसेज प्रेजेंट हो वहाँ पे जो चाहिए। देखिए ये जो मैंने अभी आपको बात बताई थी, दैट इट शुड बी सेंट्रली लोकेटेड, एक्सेसिबल बाय इमरजेंसी सर्विसेज, इजीली एक्सेस में हो, क्लीन हो, एडिक्वेटली हीटेड हो, वही इंडोर एनवायरनमेंट वाली बातें कि टेम्परेचर प्रॉपर्ली मेंटेन हो, लाइटिंग कंडीशंस मेंटेन हो, और ज्यादा नॉइज लेवल्स आसपास ना हो, यानी आसपास कोई काम इस तरह का ना हो रहा हो फर्स्ट एड रूम के कि जिससे नॉइज लेवल हाई जनरेट हो। और आप देखोगे कि वहाँ पे हैंड वॉश फैसिलिटीज हो, क्लिनिकल वेस्ट बिन। अब ये क्लिनिकल वेस्ट बिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। आपको पता है जो ट्रीटमेंट की मेडिकल वेस्ट होती है वो हैजर्डियस वेस्ट होती है, ठीक है। डिफरेंट किस्म की बीमारियां हो सकती हैं अगर इस वेस्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज न किया जाए। तो देयर शुड बी क्लिनिकल वेस्ट बिन दैट शुड बी हैंडेड ओवर टू प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो इन चीजों का आपने फैसिलिटीज का ख्याल रखना है, हाइजीन का बेसिक फोकस है यहाँ पे, और हाउस कीपिंग का फोकस है, ठीक है, फैसिलिटीज में। इक्विपमेंट की बात करते हैं जिसकी आपको अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं होती है। फर्स्ट एड किट्स, जैसे कि आपको इसके बारे में तो बड़ा पता होता है, इसके बारे में भी अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि फर्स्ट एड किट के कंटेंट क्या होते हैं, तो मुझे बता, आप में से कोई बता पाएगा कि फर्स्ट एड किट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या कंटेंट होता है फर्स्ट एड किट का? और उसमें एक आइस पड़ी होती है, और उसके अलावा सीजर होती है, और ट्यूजर होता है, यूजर होता है, और गुड, और उसके बैंडेज अलावा होती है, पायोडीन, सनी सिपेट सनी वगैरह प्लास्ट सर, वगैरह। ठीक है। कॉटन वगैरह हो गया। पैड्स होते हैं, कॉटन होते हैं, सीजर ट्विजर्स का आपने बता दिया, अल्कोहल स्वैब्स अल्कोहल बैंडेजेस स्वैब्स होते होते हैं, हैं। अल्कोहल स्ट्रैप्स होते हैं, बैंडेजेस होते हैं, ठीक है। तो ये Yes. कंटेंट है फर्स्ट एड बॉक्स का। फिर जगह जगह आपको ये आई वॉश स्टेशन ज्यादातर वहां पे होते हैं जहाँ पे कोई केमिकल है इस तरह का, जहाँ पे स्पिलेज का खतरा होता है, या डस्ट एक्सपोजर आपका कहीं पे बहुत ज्यादा होने का खतरा होता है। तो ये आई वॉश स्टेशन इस तरह के बने होते हैं। ये प्रेशराइज शावर्स, यहाँ पे आप जब इसको ऑन टर्न ऑन करेंगे तो यहाँ से ये शावर्स हैं दोनों तरफ से क्रॉस में एक प्रेशराइज वाटर आपकी आंखों की तरफ फेंकेंगे, ताकि आपकी वो क्लीनिंग हो सके जो भी केमिकल या जो भी डस्ट आपकी आंखों में। इमरजेंसी शावर्स इन केस वही कोई केमिकल उस तरह के इधर प्रेजेंट है साइड पे, जिस केस में आपकी बॉडी की एक्सपोजर हो सकता है और आपको इमरजेंसी शावर्स की जरूरत पड़ सकती है। ब्लैंकेट्स इन केस ऑफ फायर, आप फायर ब्लैंकेट्स यूज कर सकते हो। लेकिन स्प्लिंट्स का आइडिया है आपको? आमिर भाई और उसामा भाई, खुसूसन आपसे मेरा सवाल है, स्प्लिंट्स के बारे में नॉलेज है? स्प्लिंट्स क्या होते हैं? नहीं सर। स्प्लिंट्स देखो, आपने अक्सर देखा होगा लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं, उंगलियों की हड्डियां टूट जाएगी, मसल पुल हो गए, तो उसको एक जगह पे रखने के लिए वो जो इकदाम करते हैं, ठीक है, इस टूल्स जो यूज करते हैं, आपने देखे होंगे, ये लाजमी बात है, आपने देखे होंगे, लेकिन शायद अभी आपके जहन में नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ स्प्लिंट्स के हवाले, पिक्चर्स में देखेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी आपको।
हाँ जी, क्लियर हुआ यस सर। स्प्रिंट्स क्या होते हैं? तो डिफरेंट डिसलोकेशन के हवाले से डिफरेंट साइजेस ऑफ स्प्रिंट्स आते हैं जो आपको मेडिकल सपोर्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ एन इंजरी। तो ये आपकी डिक्शनरी में आप एक वर्ड ऐड कर लें, इन केस ऑफ फर्स्ट एड क्या क्या चीजें ऐड होती हैं। रिससिटेशन इक्विपमेंट, जैसा मैंने आपको बताया था, सीपीआर किसे कहते हैं, रिससिटेशन किसे कहते हैं, इन केस अगर जरूरत पड़ता है। और स्ट्रेचर्स, व्हील चेयर्स, ये फर्स्ट एड का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे भी आपकी अवेयरनेस है। बस ये है कि आपको ये रियलाइज नहीं करते हो दैट इट इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट एड। ये इक्विपमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे इन केस ऑफ फर्स्ट एड। अच्छा, फर्स्ट एड का एक बड़ा मजे का 3 P's रूल है, ठीक है, उसको रूल ऑफ 3 P कहते हैं। कि अब जब फर्स्ट एडर फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा होता है तो उसने ये 3 बुनियादी असूलों के तहत काम करना होता है। 3 P रूल क्या है? सबसे पहला पी कहता है प्रिजर्व लाइफ, ठीक है, सबसे पहला पी क्या कहता है? प्रिजर्व लाइफ। लाइफ। प्रिजर्व लाइफ। फिर है प्रिवेंट डिटेरियोरेशन, आप डिटेरियोरेशन को प्रिवेंट करो। एंड थर्ड है प्रमोट रिकवरी, यानी सबसे पहला रूल ये होगा कि किसी भी तरह से जान को प्रिजर्व करना है, सेव करना है। और फिर क्या करना है आपने? फिर डिटेरियोरेशन से प्रिवेंट करना है, यानी कि उसकी हालत जो खराब हो रही है उसको खराब होने से बचाना है। और थर्डली आपने उसको जो चोटें आई हैं, उसको जो हड्डी टूट गई अल्लाह ना करे, या कोई ब्लीडिंग हो गया बहुत ज्यादा और जिसकी वजह से उसकी हेल्थ इफेक्ट हुई है, तो उसकी रिकवरी रिहेबिलिटेशन के फेज की तरफ आना है। So these are basically 3 P's of safety that is the basic principle of first aid is to keep the injured person alive until professional medical assistance arrives। यानी कि हमारा मकसद क्या होता है फर्स्ट एड का? कि बंदे को जिंदा रखना है। हमने जो जो हम कर सकते हैं हमारे बस में, हम ब्लीडिंग रोक सकते हैं, हम उसको कंफर्ट दे सकते हैं, जिस तरह से भी वो देंगे बीइंग फर्स्ट एडर्स। और नेक्स्ट फिर हमने ये रूल याद रखने हैं कि हमने सबसे पहले जान बचानी है, प्रिजर्व करना लाइफ को, हमने किसी भी फॉर्म में डिटेरियोरेशन को प्रोटेक्ट करना है, और हमने प्रमोट करना है रिकवरी को, ठीक है। दिस इज 3 P's दैट यू शुड रिमेंबर इन केस आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट आर द बेसिक 3 P's ऑफ फर्स्ट एड, तो यू शुड, या बेसिक प्रिंसिपल पूछ लेता है, 3 P's का नहीं पूछता, तो हमने जान बचानी है, हमने उस बंदे की हेल्थ को डिटेरियोरेट होने से, खराब होने से बचाना है, थर्ड फेज में हमने रिकवरी की तरफ आना है। अच्छा, एक ग्रुप एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए कि कह रहे डिस्कस द इश्यूज दैट यू वुड कंसीडर टू डिसाइड द लेवल ऑफ फर्स्ट एड कवर इन योर वर्क प्लेस। ये जो मैंने आपको बात बताई थी अभी शुरू में, हमने पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो था हमारा स्टार्टिंग में, कि क्या वो पॉइंट्स हैं या क्या वो फैक्टर्स हैं जो हम कंसीडर करेंगे किसी भी जगह पे फर्स्ट एड सप्लाई करने से पहले, ठीक है। यू वांना हैव द फर्स्ट एड फैसिलिटी एट योर वर्क प्लेस, so what factors would you consider before providing their the basic first aid facilities? तो आप मुझे बताएं। जनरली देखें, स्टार्ट सबसे पहले होता है टास्क से, द टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग। यू शुड रिमेंबर कि आप जो काम कर रहे हो, द टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग, उससे रिलेटेड हैजर्ड्स क्या हैं। ऑब्वियसली हम हैजर्ड को कंसीडर करके ये देखेंगे कि किस लेवल के इमरजेंसीज हो सकती हैं और हमें किस लेवल की फर्स्ट एड चाहिए। और क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करोगे? सिर्फ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ बंदे कितने हैं एम्प्लॉयज, उस ऑर्गेनाइजेशन। जितने ज्यादा लोग होंगे ऑब्वियसली उनके मुताबिक हमें फर्स्ट एड की फैसिलिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ पीपल को भी कंसीडर करोगे। और जहन पे जोर डालें, शाबाश। फिर और जो हमारी जो वर्क प्लेस है वो कितनी एक्सपैंड है, मतलब कितनी बड़ी है, मतलब कितनी फैली हुई है, स्प्रेड कितना है उसका। स्प्रेड ऑफ द वर्क प्लेस। स्प्रेड ऑफ द वर्क प्लेस से क्या मुराद होता है कि आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, आपने डेजर्ट एरियाज में आप लोग काम कर रहे हैं इस वक्त, आमिर भाई ने भी देखे होंगे डेजर्ट एरिया, सामा भाई ने भी देखे होंगे, तो आपको पता है बहुत फैली फैली हुई साइट्स होती हैं। तो अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक फैली हुई साइट है तो वहां पे फर्स्ट एड, एक रूम फर्स्ट एड का इनफ नहीं होगा, ठीक है, कोई ज्यादा तो फिर आपने वो स्प्रेड ऑफ द वर्क प्लेस भी देखना है कि आपकी वर्क प्लेस कितनी फैली हुई है, उस फैलाव के मुताबिक आपको फर्स्ट एड फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अगर आप रूम नहीं बना सकते कि एक रूम आपने सेंटर बनाया, तो एटलीस्ट आपको बेसिक रिक्वायरमेंट वहां पे देनी पड़ेगी, फर्स्ट एड बॉक्स या एक फर्स्ट एडर को वहां बिठाना पड़ेगा। और सोचें और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। जी हाँ मेरे सर इसका तल्लुक उससे भी होगा सर, मतलब कि मतलब अगर एक साइड से चल रही है, मतलब कि हमारे पास इधर मुख्तलिफ एक्टिविटी चल रही होती है मुख्तलिफ लोकेशन में,
तो सर हम उसको एनालाइज करते हैं कि हमारा जो डिफिकल्ट काम जिधर चल रहा है, मिसाल के तौर पे एक ग्राउंड वर्क चल रहा है, एक वर्क चल रहा है हमारा हाइट का। हाइट पे। जी जी। तो ऐसा ही हो सकता है ना कि मतलब कि आइडेंटिफाई करके सर हम इसको सेट करें। ऑब्वियसली वो मैंने पहला पॉइंट इसीलिए डिस्कस किया है कि हम सारे वर्क प्लेस पे देखेंगे किस तरह की इंजरीज हो सकती हैं और उस अच्छा इंजरीज में क्या रिpercussions होंगी, उसके लिए हमें क्या इकदाम करने पड़ेंगे। तो ये फैक्टर्स तो अच्छा सबसे पहला है ना कि किस तरह का काम हो रहा है, उस काम से रिलेटेड क्या हैजर्ड है। ये तो सबसे पहला अच्छा फैक्टर है जो हमने कंसिडर करना है। फिर हमने स्प्रेड ऑफ द वर्क प्लेस देखा, नंबर ऑफ पीपल देखा। ऑब्वियसली हम ये भी देखेंगे कि हमारी वर्क शिफ्ट क्या है। अगर हमारी 2 शिफ्टों में काम हो रहा है पर पैटर्न, ऑब्वियसली हम फर्स्ट एडर भी 2 रखेंगे, फैसिलिटीज को अच्छा एक्टिव रखेंगे 2 शिफ्ट में, राइट। हम सिर्फ ये नहीं करेंगे कि दिन की शिफ्ट वालों के लिए फर्स्ट एडर है, रात के लिए कोई फर्स्ट एड का बंदा ही नहीं है अगर किसी को कोई इंजरी हो जाती है। फिर आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये जो गल्फ में बैठ के काम कर रहे हैं वो इस बात को समझेंगे, क्योंकि आपको पता है आपकी अक्सर साइट 50-50 60-60 किलोमीटर अवे होती है मेन सिटी से, जहाँ पे हॉस्पिटल्स अच्छा होते हैं, ठीक है। तो आप हॉस्पिटल जाने का इंतजार इतना देर नहीं कर सकोगे कि 60 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना है। तो जितनी भी बुनियादी जरूरियात होती हैं वो आप फर्स्ट एड रूम में प्रोवाइड करते हो, ठीक है, ताकि वो जो इतना ट्रैवल करना पड़ेगा बंदे को, उस चक्कर में उसकी जान चली जाए। तो जितनी हद तक मुमकिन होगा आप बुनियादी जरूरत उधर प्रोवाइड करोगे। अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन आपकी ऐसी है कि आप फार ऑफ प्लेस में किसी डेजर्ट एरिया में बैठे हो, गॉट दिस पॉइंट। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको देना था। क्या बाकी तो जनरल बातें हैं वो हम देख लेंगे। जैसे बता रहा है कि जनरल रिस्क लेवल ऑफ द वर्क प्लेस, यानी जो जिस जगह पे आप काम कर रहे हो वहां पे किस तरह के रिस्क हैं, अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड हैजर्ड्स क्या हैं। एक्सीडेंट हिस्ट्री हमें ये बताती है। एक्सीडेंट हिस्ट्री से कैसे पता लगेगा, हमें पता लगेगा कि यार ये जिस जगह पे हम काम करने लगे हैं या ये जिस टाइप का हम काम करने लगे हैं प्रीवियसली उधर किस तरह के एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो उससे हमें आइडिया होगा कि अच्छा इस टाइप के एक्सीडेंट्स होते हैं, उन एक्सीडेंट में हमें इस लेवल की फर्स्ट एड रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स का पॉइंट हमने डिस्कस किया है, लोग होंगे। वर्क पैटर्न एंड शिफ्ट सिस्टम का भी पॉइंट डिस्कस किया है। वर्क लोकेशन का भी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि लोकेशन अगर फार ऑफ प्लेस पे होगी तो ऑब्वियसली हम ये देखेंगे कि हम अपनी लोकेशन पे ऐसी फैसिलिटीज दें कि जब तक उसको हॉस्पिटल पहुंचेगा तो उसकी जान बचने के चांसेस हो बंदे, ठीक है। और साइज एंड स्प्रेड ऑफ द वर्क प्लेस भी हमने देख लिया। जितनी बड़ी, जितनी फैली वर्क प्लेस होगी उतनी हमें अप टू डेट और उतनी एडवांस, उतनी ही ज्यादा फर्स्ट एड फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। एक कैटेगरी जो अभी हमने डिस्कस नहीं की वो है वल्नरेबल पीपल की। तो बताएंगे आप में से कोई भाई, वल्नरेबल पीपल बड़ा डिटेल में हमने डिस्कस किया था, इसका क्या मतलब होता है। वल्नरेबल ग्रुप, चैप्टर नंबर 3। अंडर एज फिर पीपल मोर एट रिस्क, मतलब जो लोग ज्यादा रिस्क पे होते हैं वो जिन वल्नरेबल लोगों को पीपल होते ज्यादा, हैं। पीपल हु आर मोर प्रोन टू इंजरीज लाइक अंडर एज यंग पर्सन है, लाइक प्रेग्नेंट वुमेन है, लाइक लोन वर्कर्स हैं, ठीक है। ये हमने देखा था कि ये ऐसे लोग होते हैं जिनको ज्यादा रिस्क, या फिर डिसेबल लोग हैं। तो उनको भी हम कंसिडर करेंगे जब भी हम फर्स्ट एड दे रहे हैं कि उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट को कंसिडर करते हुए हम फर्स्ट एड फैसिलिटीज वहां प्रोवाइड करेंगे। उनको भी अहमियत देनी है हमने लोगों को। अच्छा ये है, बड़े मजे का क्वेश्चन है ये, और ये ओपन क्वेश्चन है, इसमें आपको लाजमी नहीं आप सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचो। क्वेश्चन ये है कि व्हाट फैक्टर्स वुड यू कंसीडर, आप कौन से फैक्टर कंसीडर करोगे जब आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रहे हो फर्स्ट एडर्स के लिए। यानी आप फर्स्ट एडर सेलेक्ट कर रहे हो, आपने अपनी साइट पे एक फर्स्ट एडर रखने हैं, यू बीइंग एचईसी, आप समझ लो कि आप एचईसी एडवाइजर हो अपनी कंपनी में, और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपने अपनी साइट पे सिलेक्शन करनी है फर्स्ट एडर की। तो आप क्या क्या खूबियां उसमें देखोगे कि आप कहोगे हाँ यार ये बंदा फर्स्ट एडर हो सकता है मेरी साइट पे। इसमें से ऑब्वियसली कुछ स्पेसिफिक होंगी जो फर्स्ट एड से रिलेटेड होंगी, लेकिन एक जनरल खूबियां भी बंदा देखता है जब किसी को हायर कर रहा होता है। तो वो जनरल और स्पेसिफिक दोनों खूबियां मुझे बताएं कि क्या क्या होंगी एक फर्स्ट एडर में जब हम उसे सेलेक्ट कर रहे होंगे या उसे कंसिडर कर रहे फिर पहले पहले तो वही उसकी कॉम्पिटेंसी देखते हैं, नॉलेज एबिलिटी। हो। हाँ वो, और यानी वो इसको आपके जुमले में आप थोड़ा थोड़ा सा निखार आना चाहिए ना मेरे भाई। आपको ऐसा कहना चाहिए कि उसकी फर्स्ट एड से मुतालिक कितना नॉलेज है उसे, एबिलिटी कितनी है, ट्रेनिंग कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि हम फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं ना। तो स्पेसिफाई करोगे आप, एक ये बात होगी, अच्छा पॉइंट आ गया आपका, कॉम्पिटेंसी लेवल कितना है। नेक्स्ट।
और सर वो फिजिकली या मेंटली फिट है या नहीं है ये भी उसको चेक बिल्कुल करेंगे हम। फिजिकली मेंटली हमें तो चाहिए ऐसा बंदा जो फिजिकली फिट हो, क्योंकि वहां पे लोग इंजर्ड होंगे, उनको उठाना भी पड़ेगा, उनको स्ट्रेचर पे भी डालना पड़ेगा, उनको सपोर्ट भी करनी पड़ेगी। तो हमें तो एक तगड़ा बंदा चाहिए फर्स्ट एडर जो फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, क्योंकि और एक सर मिनट उसको उस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि क्या कहते हैं जी। किस किस्म की उसको चोट लगी है, उस हिसाब से वो असेस कर सके कि एग्जैक्टली उसको डोज क्या देनी है, फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड हाँ, करनी है। कॉम्पिटेंसी, नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस अगर होगा तो ये वो इस चीज़ को जज कर पाएगा। तभी हम कॉम्पिटेंट का वर्ड और नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस पे लगाते हैं। हमने देखा कि वो बंदा फिजिकली फिट होगा, मेंटली फिट होगा, तो फिजिकली फिट है तो सपोर्ट कर सकेगा, मेंटली फिट है तो कम्युनिकेशन करनी पड़ती है लोगों से। अक्सर ये ऐसा होता है हादसे की सूरत में लोग ट्रॉमा में चले जाते हैं, मेंटली अपसेट हो जाते हैं, तो उस फेज से उनको निकाल के उनको प्रॉपर रेस्क्यू की तरफ लेके आना, ये भी एक फर्स्ट एडर का काम है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्वियसली एडवांटेज, ऑलवेज एडवांटेज। अगर आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखते हो, आप लोगों को गाइड कर सकोगे, अच्छे तरीके से बता सकोगे, आप पैनिक नहीं होते हो, आपकी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जो पैनिक हो जाती है, क्योंकि आपको फर्स्ट एड जब फर्स्ट एड सप्लाई कर रहे होगे लोगों को, तो ऐसी सिचुएशंस देखनी पड़ेगी, आपको खून देखना पड़ेगा, आपको लोगों की हो सकता है बड़ी म्यूलेटेड सी बॉडीज नजर आए, ठीक है। लेकिन उस सिचुएशन में आपने अपने नर्व्स को काम रखना है, कूल रखना है, और आपने उस प्रेशर को हैंडल करना है, ठीक है। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ इन केसेस में क्या होती है, कि अपने आप को डॉक्टर समझने शुरू कर देना, ठीक है। अपनी लिमिटेशन से तजावुज कर देना। यू शुड नो योर लिमिटेशंस बीइंग अ फर्स्ट एडर, कि यार हम फर्स्ट एड दे सकते हैं, अगर हमारे से बस का काम नहीं है तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रेफर करें। तो वी शुड नो आवर लिमिटेशंस बीइंग अ फर्स्ट एडर। ये तकरीबन हम खूबियां देखेंगे फर्स्ट एडर में, और तब हम डिसाइड करेंगे कि यार ये फर्स्ट एडर अच्छा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए, रिलायबल होना चाहिए काम, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसको अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए कि यार मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं फर्स्ट एडर हूँ, तो मैं फर्स्ट एड में जो मैक्सिमम अपनी कैपेबिलिटीज को यूज कर सकता हूँ, यूटिलाइज कर सकता हूँ, वो करूँगा। न्यू नॉलेज एब्जॉर्ब कर सके, न्यू नॉलेज को लर्न कर सके, सीख सके, ठीक है। एबिलिटी टू लर्न हो उसमें। ऐसा बंदा ना हो जो कहे कि मुझे सब कुछ आता है, बस मैं फन्ने खान हूँ और अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं सीख सकता। लर्निंग एक एटीट्यूड इसका लर्निंग होना चाहिए। ये सारी स्किल्स जो हैं, ये शुरू वाली, ये कॉमन है, ये किसी भी बंदे को आप अपनी साइड पे रखना चाहोगे तो ऑब्वियसली ये स्किल्स देखोगे। और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस की भी बात आ गई, हर हर एचआर का बंदा ये सारी खूबियां देखता है कि यार इस बंदे को मैंने जिसको हायर करना है वो क्या ये इस तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी, खासतौर पे फर्स्ट एड में लोगों की लाशें देखेगा, तो क्या उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा, अपनी जिम्मेदारी कबूल करेगा कि दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाएगा, ठीक है। फिर एक ये जो पॉइंट है, ये अक्सर अरब कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा फॉलो होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे और हमारे मुल्क में भी लोग प्रेफर करते हैं कि अगर किसी लड़की को चोट आई है, तो फीमेल को आई है, तो फीमेल फर्स्ट एडर ही उसको वो फर्स्ट एड प्रोवाइड करे। और जेंडर का हवाले से बड़ा ख्याल रखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं जी हम हमारे जो मजहब के लोग हैं वही हमें इस हवाले से दें। रिलीजियस या एथनिसिटी कन्विक्शंस अगर जहाँ पे आप काम कर रहे हो उस लोगों की स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको कंसीडर करोगे, आप किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते अपनी साइड पे। You would also consider the gender, ethnicity and the religious convictions of the people working there, ठीक है। और इस हिसाब से आप उस बंदे को हायर करोगे जो भी फर्स्ट एड रखोगे, ताकि उसका कम्युनिकेशन करना आसान हो, लोग उसके साथ काम करने में कंफर्टेबल हो, ना कि एक नया हमारे लिए अजाब खड़ा हो कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते उस बंदे को जिसको हमने हायर कर लिया बेस्ड ऑन हिज जेंडर, बेस्ड ऑन हिज और हर एथनिसिटी और रिलीजियस कन्विक्शन, ठीक है। और जब एक नॉर्मल ड्यूटीज एक फर्स्ट एडर की चल रही होती हैं, वो अपने मामला देख रहा होता है कि मुझे क्या इक्विपमेंट जरूरत है, और नॉर्मल चेकअप, बुखार किसी को हो गया साइड पे अक्सर लोग चले जाते हैं जी बुखार हो गया, या छोटे मोटे इश्यूज डील करता रहता है। लेकिन जब हादसा पेश आता है, कोई इंसिडेंट पेश आता है, तो फर्स्ट एडर को अपनी नॉर्मल ड्यूटी से हट के उस हादसे को अटेंड करने के लिए लाजमी जाना है। ये क्योंकि उसकी पहली प्रायोरिटी यही है कि उसने इंसिडेंट के केस में जो भी इंजरीज हुई होंगी लोगों को, उनको जाके फर्स्ट रिस्पॉन्स देना है। तो अपने वो डेली रूटीन के चक्कर में उसने ये हादसे को अवॉइड नहीं करना, क्योंकि ये उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी वाली ड्यूटी है, इसी के लिए उसको हायर किया गया था, ठीक है। तो ये आप खूबियां देखोगे किसी भी फर्स्ट एड में। सिंपल सा टॉपिक था, कॉमन सेंस लगानी है आप लोगों ने कि यार एक जगह पे हमने अगर फर्स्ट एड देनी है तो कैसे देनी है, अगर बंदे को हायर करना है तो कैसे करना है, ठीक है। दैट्स इट। मैं थोड़ी सी आपको चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन करा देता हूँ फ्रॉम योर समरी कि हमने क्या क्या पढ़ा है।
हमने भाइयों हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के बारे में पढ़ा है, जहाँ पे हमने देखा था कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर क्या होता है। शेयर्ड एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीव्स एंड बिहेवियर रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर भी हो सकता है, नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी भी कल्चर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप की मैनेजमेंट की कमिटमेंट और लीडरशिप किस तरह की है, डिपेंडिंग अपॉन वहाँ पे प्रोसीजर्स कैसे बने हुए हैं, लोग इंडिविजुअली सेफ्टी को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, लेजिस्लेशन को कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। हमने देखा था कि पीयर ग्रुप प्रेशर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि अगर पीयर ग्रुप प्रेशर पॉजिटिव होगा तो सेफ्टी का कल्चर प्रमोट होगा, पॉजिटिव होगा, अदरवाइज देयर वुड बी अ नेगेटिव सेफ्टी कल्चर। और एक कल्चर एक बुनियाद रखता है बेसिकली, वो माहौल जिसमें लोग आएंगे तो वो फील करेंगे कि दे आर सेफ और नॉट एंड, और अगर वर्कर एम्प्लॉय काम करने के लिए आ रहे हैं तो वो सेफ्टी कल्चर को खुद से भी प्रमोट कर सकते हैं कहीं पे भी जाएंगे। ह्यूमन फैक्टर्स हमने देखे थे सेफ्टी पे पॉजिटिव या नेगेटिवली कैसे इम्पैक्ट होते हैं, इसके लिए आपने क्या वर्ड पढ़ा था, जियो का, याद है? जॉब, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। जॉब में मैंने आपको क्या बताया था, आपने क्या याद रखना है अपना, दो एक्रोनिम बताए थे, याद है? एक डेफ का एक्रोनिम बताया था आपको और एक कैंप्स का। इंडिविजुअल के लिए कैंप्स का एक्रोनिम बताया था जिसमें कॉम्पिटेंसी, एटीट्यूड, मोटिवेशन, पर्सनालिटी एंड स्किल्स आता है। और फिर मैंने आपको एक एक्रोनिम बताया था आपकी जॉब के लिए, डेप्थ डब्ल्यू का, डिस्प्ले एंड कंट्रोल्स, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसी है आपकी, प्रोसीजर्स कैसे होंगे, टास्क कैसे है एंड वर्कलोड कैसे है, ठीक है, जॉब के हवाले से। एंड ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स में मैंने आपको बताया था ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है, तो मैनेजमेंट की जितनी रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट ने कमिटेड होना है, पॉजिटिव कल्चर को प्रमोट करना है, उन्होंने कोशिश करनी है कि प्रोसीजर्स अच्छे डेवलप करें, रिस्क असेसमेंट बनाएं, ठीक है, परमिटिव वर्क सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें, तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट देखेगी। रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप हमने देखे थे, IIERR, आइडेंटिफाई द हैजर्ड, आइडेंटिफाई द पीपल हु मे बी हार्म्ड एंड हाउ, evaluate the risk and decide on precautions। यहाँ पे precautions का वर्ड सिग्निफाई करता है hierarchy of control को, और hierarchy of control आगे मैं बताता हूँ आपको क्या होती है। 4th स्टेप था record significant findings and review and update as necessary। जबकि हमने अगर जब hierarchy of control की तो उसमें हमने क्या देखा कि there is a 5-step procedure, elimination, substitution, engineering control, administrative controls and PPEs। इंजीनियरिंग कंट्रोल में मैंने आपको बताया था कि आइसोलेशन या टोटल इंक्लोजर होती है, फिर हमारे पास पार्शियल इंक्लोजर की ऑप्शन होती है इंजीनियरिंग कंट्रोल में, देन वी हैव सेपरेशन और सेग्रीगेशन, एंड लास्टली सेफ्टी इक्विपमेंट का यूज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हमने देखा था कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो अब सबसे पहली बात हमारे ध्यान में आएगी IATS, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग सुपरविजन। मैनेजमेंट ने वर्कर की डोज मैनेज करनी है कि अगर कोई सी हाई रिस्क एक्टिविटी के अराउंड काम करता है तो वो डोज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करे और अपने वर्कर्स को इतना एजुकेट करे कि वो उनको हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग जो भी काम हो रहा है उसके बुनियादी उसूलों का पता हो, ठीक है। देन मैनेजमेंट ऑफ चेंज, हमने देखा कि किसी भी किस्म का चेंज किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो फिर क्या मैनेजमेंट करनी पड़ती है। ऑब्वियसली रिस्क असेसमेंट पे फर्क पड़ेगा क्योंकि न्यू हैजर्ड इंट्रोड्यूस होंगे, वर्कर की कॉम्पिटेंसी लेवल हम कंसीडर करेंगे, जो लोग वहाँ पे काम करें दे शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ कि वो चेंज को हैंडल कर सकें। हम एरिया को सेपरेट सेग्रीगेशन वगैरह करेंगे। हम अगर स्टैंडर्ड्स को कंसीडर करेंगे, जिन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हम ये काम कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को हम काम दे रहे हैं, वो भी कॉम्पिटेंट होने चाहिए। डिस्क्राइब व्हाट मे नीड टू कंसीडर डेवलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। तो सेफ सिस्टम वर्क में आपको 4 बातें बताई थी। सबसे पहले बात ये थी कि इट्स अ फॉर्मल प्रोसीजर, यानी इसको रिकॉर्ड करेंगे। इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर, ये क्या करता है, एग्जामिनेशन ऑफ वर्क करता है। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं और हम लास्टली सेफ वर्किंग मेथड्स डेवलप करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन में हमने जब रिस्क असेसमेंट पढ़ी थी, आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, तो हमने देखा था कि हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के हमारे पास 4 तरीके होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरर से इंफॉर्मेशन ले लें, एक है हमारे पास एक्सीडेंट रिकॉर्ड को हम देख लें, एक हमारे पास लेजिस्लेशन यानी कानून हमें क्या गाइडेंस देता है, और हमारे करने वाला क्या काम था, हमारे करने वाला काम था फ्रीडम टास्क एनालिसिस। Select the task, record each stage of the task, evaluate the risk associated with each stage, develop safe working methods, implement safe working method and monitor to check for its effectiveness। ठीक है, इस तरह हम हैजर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। परमिट टू वर्क सिस्टम 5 स्टेप का फार्मूला है हमारे पास, सिंपल, इशुएंस, रिसीव, क्लियरेंस या रिटर्न टू सर्विस एंड लास्टली कैंसिलेशन। 2 पार्टीज काम कर रही होती हैं, एक परमिट रिसीवर होता है, परमिट इशूइंग पार्टी होती है। रिसीविंग पार्टी चाहती है हम ऐसा काम करना चाहते हैं, आप हमें इजाजत दें, और इशूइंग पार्टी फिर उसके लिए परमिट इशू करती है अगर उनको लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स अलाइन है और काम की इजाजत देनी चाहिए। वंस परमिट अलॉट होता है तो 8 नॉर्मली परमिट एक शिफ्ट के लिए होता है, उसके बाद जो रिसीविंग पार्टी है वो जाएगी इशूइंग पार्टी के पास, जो कि क्लाइंट पार्टी होती है कि जी हमारा काम कंप्लीट हो गया है, काइंडली अब परमिट को आप देख लें और चेक करके क्लोज कर दें।
तो जो आपके पास रिसीविंग पार्टी है उसने अपना परमिट अपनी तरफ से क्या कर दिया है, क्लियर कर दी है, लेकिन जब तक इश्यूअर उसको कैंसिल नहीं करता तब तक परमिट क्लोज नहीं हुआ। परमिट क्लोज हो गया, इश्यूअर ने कैंसिल कर दिया। एक और हमारे पास पांचवी ऑप्शन एक्सटेंशन की तब होती है जब अगर हमारा काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा और रिसीवर आके रिक्वेस्ट करता है इश्यूअर से कि भाई हमारा काम अब कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं 2-4 घंटे की एक्सटेंशन चाहिए ताकि हम काम अपना प्रॉपर सेफ तरीके से कंप्लीट कर सकें। और लास्टली हमने देखा कि फर्स्ट एड की क्या इंपॉर्टेंस है, इमरजेंसी रिस्पांस की क्या इंपॉर्टेंस है, इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर्स हम कब प्रोवाइड करते हैं, किस किस सूरत में इमरजेंसी देनी चाहिए, इमरजेंसी इक्विपमेंट क्या होता है, इमरजेंसी प्रोसीजर में मॉक ड्रिल्स की क्या अहमियत है, ड्रिल्स क्यों करवाई जाती हैं, एक्सरसाइजेस क्यों करवाई जाती हैं। फर्स्ट एड में पेप का वर्ड हमने देखा, पर्सनल इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज, ये हमने कंसिडर करनी है। हमने 3 P's देखे जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड है, प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट डिटेरियोरेशन एंड प्रमोट रिकवरी। फर्स्ट एड, एक फर्स्ट एडर अगर हमने सिलेक्ट करना है उसकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज क्या होनी चाहिए, और अगर हमने कहीं पे फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है तो हम किन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे बिफोर प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड। होपफुल हो कि आपको एक अच्छी रिकॉल होगी होगी सारी चीज रिवीजन होगी होगी, ठीक है। और अब ऐसा करेंगे, टाइम हो रहा है खत्म, तो हम चैप्टर 4 को अपनी नई क्लास ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। काइंडली ज्वाइन कीजिएगा, ये सेशन हो रहा है खत्म।